हेलो एंड वेलकम बैक टू नोबल कैरियर क्लासेस। मैं हूं शीतल और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेशन। तो बच्चे, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े से प्रीवियस टॉपिक को एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे लास्ट टाइम? हम लोगों ने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं हमारे लाइफ प्रोसेस में, जिसमें हमने पढ़ा था डाइजेशन के बारे में, पढ़ा था। उससे पहले हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। तो आज उसी टॉपिक को स्टार्ट करके हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज द रेस्पिरेशन। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म रेस्पिरेशन? आखिरकार रेस्पिरेशन होता क्या है? ये देखिए बच्चे, दो टर्म्स हैं। वन टर्म इज द रेस्पिरेशन एंड नेक्स्ट टर्म इज अ ब्रीदिंग। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होती है? देखिए बच्चे, ब्रीदिंग इज सिंपली इनहेल एंड एक्सहेल। जो हम सांस लेते हैं जिसको इनहेल बोलते हैं, और जो हम सांस छोड़ते हैं दैट सिंपली ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन उससे किस तरीके से डिफरेंट है? देखिए बच्चे, सांस लेने में और सांस छोड़ने के बीच का एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। क्यों? आखिरकार हम सांस ले क्यों रहे हैं? उस सांस लेने के पर्पज से होता क्या है? क्या क्या चीजें होती है? क्या क्या नई नई, मतलब हमारी बॉडी में क्या हो क्या रहा है एग्जैक्टली? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। एंड ब्रीदिंग इज सिंपली जो उस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को स्टार्ट और एंड करता है, मतलब नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सेलेशन, या आप एक्सेल भी बोल सकते हो, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। ये दोनों प्रोसेस हमारे किस में आते हैं? ब्रीदिंग में। तो टॉपिक शुरू करते हैं हमारी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन से। तो क्या बताया हुआ है बच्चे? दिस इज रेस्पिरेशन। Respiration is a biological process through which organisms break down glucose. कहते हैं रेस्पिरेशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस ग्लूकोज? मैं आपको जितने भी लेक्चर्स पढ़ाए हर किसी में मैंने आपको ग्लूकोज की एक सिंपल डेफिनेशन या फुल फॉर्म बताई। क्या बताई थी? अब तो आपको याद भी हो गई होनी चाहिए। एटीपी, इस फॉर्म में ये ब्रेक डाउन करेंगे इस ग्लूकोज को। एटीपी है क्या? जो हमको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। क्योंकि बच्चे, हम चाहे कुछ भी खाएं, इंस्टेंट एनर्जी तो हमारी बॉडी को ग्लूकोज ही प्रोवाइड करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स ही प्रोवाइड करेंगे, वो भी ग्लूकोज ही होते हैं। तो रेस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ग्लूकोज और अदर फूड मॉलिक्यूल्स or to release energy. This energy is used for various cellular activities. It is essential for living organism to maintain life functions. देखो बच्चे क्या कह रहे हैं। इसके अलावा फूड में से भी जो हमारा ग्लूकोज रिलीज होता है उसका ब्रेक डाउन करना और उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना। ट्रांसफर करना किस चीज के लिए? ताकि हमारी पूरी की पूरी बॉडी को क्या मिले? एनर्जी मिले। देखिए, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगी। या अगर हम सांस नहीं ले रहे, इनएप्रोप्रिएट सांस हमको आ रही है, हम सांस ठीक से नहीं ले पा रहे, तो उस वजह से भी हमको चक्कर आना लाइक फील हो जाता है। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चे, व्हेनेवर वी ब्रीथ या जब भी हम रेस्पायर करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने की वजह से वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी के सेल्स में डिसॉल्व होती है। और जब वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हमारी बॉडी के सेल में डिसॉल्व होगी, तभी तो हमारे सेल्स काम कर पाएंगे, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी मिलेगी और तभी तो वो काम कर पाएगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पता ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, और ये भी एटीपी सिंथेसाइज करती है। तो जब हमारी बॉडी में अच्छे से एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, उस समय पे ही हमारी बॉडी को ओवरऑल एनर्जी मिलेगी डे टू डे बेसिस का काम करने के लिए। तो आप लोगों को रेस्पिरेशन की डेफिनेशन समझ आ गई होगी।
तो क्योंकि जो भी हम ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, ऑक्सीजन या CO2, ये ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सीजन और CO2 प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ही कराता है। और इस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को इनिशिएट और एंड कौन करता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज सांस लेना और सांस छोड़ना। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बोर्ड्स का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन भी है ये, व्हाट इज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस जो हम लोग फेस भी करते हैं। आपने भी अपने डे टू डे लाइफ में दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को फेस किया होगा। चलिए मैं आपको इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग नॉर्मली खाते हैं, पीते हैं और बैठ जाते हैं। आपने खाया पिया, बेड पे बैठ गए, कोई काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं, नॉर्मली मतलब लाइफ चल रही है, कोई ऐसे शरीर को कोई कुछ नहीं। अब अचानक से आपको किसी ने बोल दिया भाई तुम थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया करो, या स्कूल में तुम्हें थोड़ा योगा वगैरह करवा लिया या एक्सरसाइज वगैरह करवा लिया, तो अगले दिन हम बोलते हैं कि हम तो स्कूल नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी टांगों में दर्द हो रही है, बाजू में दर्द हो रही है। या तुम्हारे घर पे तुम्हारे भाई या बड़ी बहन या कोई भी जिम वगैरह जाता होगा या किसी ने योगा क्लासेस ज्वाइन की होंगी, तो देखना वो भी यूजुअली बोलते हैं कि हमारी लेग्स में पेन हो रहे हैं, हमारी बाजू में पेन हो रहा है। अब आखिरकार ये पेन अचानक से आता कहाँ से है? देखो बच्चे, हमारी बॉडी पे नॉर्मली एक एक प्रोसेस चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम बॉडी का थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, क्योंकि बॉडी एक चीज को फॉलो करती है, योर बॉडी इज लाइक ए मशीन, जैसी चीजें आप उससे करवाओगे वो चीज उसको फॉलो करेगी और रूटीन में फिर उसकी हैबिट बनाएगी। अब ऐसा तो नहीं ना कि जो लोग डेली बेसिस पे हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको डेली बेसिस पे वो पेन या वो क्रैम्प फील होता है, नहीं। जब बॉडी यूज टू हो जाती है, उस चीज के अधीन हो जाती है, तो उसको फिर वो पर्टिकुलर चीज फील नहीं होती। अब ये कारण क्या है कि ये होता किस वजह से? अभी हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ रहे थे। हमारी बॉडी को कुछ भी काम करने के लिए हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है। जब हमारे सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिलेगा तो वो ब्रेक डाउन कैसे करेगा? एनर्जी कैसे मिलेगी प्रॉपर सेल्स को? हमारे जो पूरे मतलब लाइक आपको पता होगा हमारे जो मसल्स होते हैं उसमें फाइबर होता है, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, और उन प्रोटीन्स को भी तो एनर्जी ग्लूकोज की फॉर्म में मिलती है। जब वो ब्रेक डाउन ही नहीं होगी, जब पर्टिकुलर टारगेट साइट पे जाके वो एनर्जी पहुंचेगी ही नहीं, तो ऑब्वियसली मसल क्रैम्पिंग तो होगी। लेकिन जैसे जैसे डेली बेसिस पे हम उस रूटीन को फॉलो करने लग जाते हैं, लाइक हम डेली बेसिस पे जिम जाने लग जाते हैं, रनिंग करने लग जाते हैं, वॉक करने लग जाते हैं, तो वो मसल ईज आउट हो जाते हैं। ठीक है, उनको ये चीज जो है वो हैबिट हो जाती है और फिर ये सब चीज होती कैसे? होती नहीं है। तब हम यही पढ़ते हैं कि आखिरकार इसका पूरा प्रोसेस क्या है, ये चीजें होती कैसे है, व्हाट इज एरोबिक एंड व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। स्टार्टिंग फ्रॉम द एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या कहते हैं? इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है बच्चे, इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में होती है? ये बच्चे कई बार आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके शॉर्ट आंसर्स भी आते हैं। और रिसेंटली आई हैव सीन थोड़े से पैटर्न चेंज हो चुके हैं, तो आप लोगों को बच्चे ये क्वेश्चन जो है ये असर्शन रीजन की फॉर्म में भी आ सकता है। तो हर तरीके से आपने इन क्वेश्चंस के लिए क्या रहना है बच्चे? रेडी जो है वो रहना है। तो क्या कहते हैं? अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये किसकी फॉर्म में होता है बच्चे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी कि देखो, अब थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझ आने लग गई होंगी। जैसे कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं नॉर्मली वॉक कर रही हूँ, तो मेरे को, मैं सांस ले रही हूँ, ऑक्सीजन आ रही है, वो मेरे शरीर को मिल रही है, तो मेरी बॉडी अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट कर रही है। अब अचानक से मैं दौड़ने लग जाऊंगी तो मेरी बॉडी को एक्सेसिव ऑक्सीजन चाहिए होगी। अब एकदम से जो मैंने शिफ्ट किया तो मेरे प्रॉपर सेल्स को, मेरे टिश्यूज को, मेरे फाइबर्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली, तो वो सिंथेसाइज नहीं कर पाया। तो जो एनर्जी की ब्रेकडाउन जिस फॉर्म में होनी चाहिए थी वो उसमें ना होके दूसरे फॉर्म में हो जाती है। अब क्या होती है, कैसे होती है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या प्रोसेस है भाई एरोबिक रेस्पिरेशन? ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब हमारा जो ग्लूकोज है, मान लो मैंने खाना वगैरह खाया, उसके बाद मैं एक स्मॉल वॉक पे निकल गई। जैसे मैं स्मॉल वॉक पे निकली, ग्लूकोज क्या हो रहा है, मैं सांस ले रही हूँ, एनर्जी ब्रेकडाउन हो रही है, और हमको नॉर्मल प्रोसेस क्या बताया रेस्पिरेशन का? हम क्या रेस्पायर करते हैं? हम ऑक्सीजन रेस्पायर करते हैं और लिबरेट क्या करते हैं? CO2, और CO2 के साथ थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल्स। ये दो चीजें हम लोग लिबरेट करते हैं नॉर्मली। तो ये प्रोसेस इसमें चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोगों ने सांस ली, CO2 बाहर निकली, वाटर वेपर्स भी उसके साथ में बाहर निकले, कोई बॉडी में क्रैम्प नहीं है, नॉर्मल बॉडी सब चीजों को फॉलो करती जा रही है। फिर क्या है भाई, ये किस फॉर्म में एनर्जी रहती है? ये आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन,
और इससे क्या क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के मॉलिक्यूल्स और एनर्जी। एनर्जी अगेन देखो क्या लिखा हुआ है, एटीपी की ही फॉर्म में रिलीज होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी बनेगी बेटा वो एटीपी की ही फॉर्म में रिलीज होगी। ओके, आगे आइए। अब जो एनर्जी यील्ड होती है प्रोड्यूसेस 36 टू 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी कि इतने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल जो हैं वो इसमें प्रिपेयर होते हैं। तो आई होप आपको एरोबिक रेस्पिरेशन समझ आ गया हो। इसके क्विक पॉइंट्स को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या है इसके क्विक पॉइंट्स? इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। इसके पूरे के पूरे हमारे जो मटेरियल्स पास आउट होते हैं वो क्या क्या है बच्चे? वो है वाटर वेपर, उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या हम कंप्लीटली कंज्यूम या ऑक्सीडाइज करते हैं इसमें, दैट इज द ऑक्सीजन। फिर इन्होंने आपको एक इक्वेशन भी दी है। ये इक्वेशन आप अगर इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ में लिखेंगे तो आपका आंसर थोड़ा और ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएगा और अच्छे मार्क्स आने के आपके चांसेस है। देन एनर्जी यील्ड आप ये एडिशनली इसमें जो है वो कोट आउट कर सकते हैं। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू। अब देखो यहाँ पे दूसरे टाइप की रेस्पिरेशन बताई हुई है, दैट्स द एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ हाउ इज एनारोबिक रेस्पिरेशन डिफरेंट फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन? जब ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे उसके बाद मैं आपको जनरल डिफरेंशिएशन बता दूंगी, फिर आपको थोड़ा बहुत जो है वो समझ आ जाएगा। अब देखिए डेफिनेशन क्या है, अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब तो ये वो बात आ गई ना, हम लोग नॉर्मली चल रहे हैं और अचानक से हम लोग भागने लग गए। बॉडी एक सिस्टम को फॉलो कर रही थी, वो सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया, हम ऑक्सीजन ले रहे थे, अब अचानक से हमको ऑक्सीजन तेजी से लेनी पड़ी। तो जो ऑक्सीजन हमारे हर एक सेल में जा रही थी, हमारे हर एक मसल में जा रही थी, हर एक ऑर्गन में जा रही थी, अब हर जगह थोड़ी डिप्राइव होने लग गई, यानी कि थोड़ी सी कम होने लगी। सो दैट इज व्हाई व्हाट इट सेइंग कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन जाएगा नहीं, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और कुछ सेल्स में तो मे भी जाएगा भी नहीं। और उसके बाद glucose is partially broken down into simpler compounds like lactic acid in animals or ethanol and carbon dioxide in plants and some microorganisms। देखो अब यहाँ पे आप ब्रेकडाउन देखो किस तरीके से हो रही है बच्चे। कहते हैं ग्लूकोज जो होता है वो प्रॉपरली ब्रेकडाउन में नहीं होता, क्योंकि ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता ही हमारा किसकी वजह से है बच्चे? बताइए। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता ही जब ऑक्सीजन पूरा प्रॉपर सेल में मिलेगी तो वो एनर्जी क्रिएट करेगी, अदरवाइज तो ग्लूकोज भी ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो यहाँ पर जब ग्लूकोज ही ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ये सिंपलर कंपाउंड्स लाइक लैक्टिक एसिड में, एनिमल्स में लैक्टिक एसिड की फॉर्म में बन जाता है। अब ये लैक्टिक एसिड जाता कहाँ है? लैक्टिक एसिड तो आपको पता है ना, द एसिड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द मिल्क दैट इज कॉल्ड एज अ लैक्टिक एसिड। जैसे ही आप लोगों ने आज ब्रिस्क एक्सरसाइज की, या तो ब्रिस्क वॉक करे या तो रनिंग करके आए, उस समय आपको कुछ नहीं होगा, आप नॉर्मली रहेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए कहीं सेटल डाउन हो गए, बैठ गए या घर आके आपने रेस्ट कर लिया, तो वो जो लैक्टिक एसिड है वो अक्यूमुलेट होने लग जाता है। अक्यूमुलेट का क्या मतलब होता है बच्चे? जमा होने लग जाता है। और जब वो जमा हो जाएगा तो आपके मसल्स में एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, और जैसे ही वो मसल्स में एक जगह इकट्ठा हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा बच्चे? क्रैम्प्स हो जाएंगे, लेकिन वो उस दिन फील नहीं होगा, वो आपको नेक्स्ट डे फील होगा। और आप प्लांट्स में देख सकते हैं, प्लांट्स में ये इथेनॉल और CO2 की फॉर्म में जो है वो क्या बना देता है? फाइनल प्रोडक्ट्स बना देता है। तो यहाँ पे भी आपको एक सिंपल इक्वेशन दी गई हुई है, लेकिन एनर्जी जो है यहाँ पे भी एटीपी की फॉर्म में निकलती है, बट इनकम्प्लीट ब्रोकन एनर्जी होती है ये, मतलब इनसफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है, जितनी हमारी सेल्स को चाहिए होती है उस टाइप की एनर्जी नहीं होती है। देन प्रोड्यूस ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। देखो कितना फर्क है। और हमने वहां पे क्या देखा था, कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो जनरेट हो रहे थे? 36 टू 38 एटीपी मॉलिक्यूल, मतलब कि काफी ज्यादा एनर्जी वहां डेवलप हो रही थी, और यहाँ पे तो उसके कंपैरिजन में बिल्कुल भी इतनी एनर्जी डेवलप नहीं हो रही है। अच्छा, अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसका वो ऐसे एक डिफरेंस की फॉर्म में बता दूं ताकि आपको थोड़ा बहुत इजीली रिकॉल हो जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी मैं इसमें, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बताया था बच्चे? एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? प्रेजेंस ऑफ O2। और एनारोबिक रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? प्रेजेंस में नहीं, एब्सेंस ऑफ O2।
एब्सेंस ऑफ O2। इसमें बच्चे हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स क्या बन रहे थे? फाइनल प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहे थे हमारे? CO2 जो नॉर्मली हम लिबरेट भी करते, प्लस वाटर प्लस एनर्जी। लेकिन एनर्जी किस फॉर्म में निकल रही थी? एटीपी की फॉर्म में। और कितना एटीपी एनर्जी निकल रही थी? 38 टू 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स। अच्छा, एक पॉइंट उसमें मिसिंग था तो मैं वो यहाँ पे ऐड ऑन करती हूँ। ये बच्चे जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, चलिए अब इसमें आ जाते हैं। तो इसके फाइनल प्रोडक्ट्स क्या निकल रहे थे? इसके फाइनल प्रोडक्ट्स थे बच्चे लैक्टिक एसिड। किसके केस में? एनिमल्स के। और प्लांट्स के केस में क्या था? इथेनॉल और CO2। ठीक है, और उसके बाद इसमें एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही थी? 2 ATP। और ये कहां टेक्स प्लेस करता है? साइटोप्लाज्म में। तो अगर आपको डिफरेंस की फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आसानी से लिख सकते हो। वैसे कई बार डिफरेंस की फॉर्म में ये क्वेश्चन आ जाता है, आया भी हुआ है। तो आप लोग यही सिंपल पॉइंट्स जो है वो दोनों साइड की डिफरेंस में लिख सकते हैं अलॉन्ग विद द रिएक्शन। तो आई होप ये दो टॉपिक्स आपको समझ आ गए हो। मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। देखो बच्चे, अब हम पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार रेस्पिरेशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरत है रेस्पिरेशन करने की, नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, होगा कुछ। तो देखते हैं रेस्पिरेशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले प्रोवाइड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये क्या करते हैं? हम लोगों को ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ग्लूकोज एक्चुअली है क्या? देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। बच्चे या आपने एड देखी होगी कई बार, स्टिंग इंस्टेंट एनर्जी देती है। कभी आप स्टिंग के पीछे ना उसका वो ओवरऑल न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक करना, उसमें बहुत शुगर्स होते हैं एंड शुगर्स आर व्हाट? ग्लूकोज ही है ना वो। तो जैसे आप अगर कोई भी हाई शुगर लेवल की चीज खाओगे तो वो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा ही करेगा। हम लोग माउंटेनियर जो होते हैं, जब वो माउंटेन्स पे जाते हैं या हम ही कभी हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहां पे हम लोग कैंडीज, चॉकलेट्स, या अगर आप देखो वहां पे खाने पीने का अगर कोई सामान मिल रहा होगा तो मीठा स्पेशली वो लोग देते हैं। क्यों? क्योंकि मीठा इज कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट विल प्रोवाइड यू इंस्टेंट एनर्जी। तो ग्लूकोज किसी भी फॉर्म में हो वो हमारी बॉडी को एनर्जी देने में ही केपेबल होता है। ओके, तो उसके बाद बच्चे हेल्प्स इन मेंटेनिंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था, मतलब जो हम खाना खा रहे हैं उसका ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करेगा, उसको पूरी बॉडी में अलग तरीके से उसके न्यूट्रिशंस को सप्लाई करने में हेल्प करेगा। यानी कार्बोहाइड्रेट कैसे ब्रेक होगा और ये आपका प्रोटीन कैसे ब्रेक होगा, मिनरल्स कैसे ब्रेक होंगे, विटामिन कैसे ब्रेक होंगे, इन सब की ब्रेक डाउन में भी जो है वो हेल्प करेगा। आफ्टर दैट टॉक्सिन बाय प्रोडक्ट्स यानी कि CO2 को बाहर निकालता है। हम लोगों ने इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पढ़ना है आपके न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में। लेकिन एक तो हमारे लंग्स भी हैं जो हमारी बॉडी से क्या रिमूव आउट करते हैं? टॉक्सिक मटेरियल जो है उसको रिमूव आउट करते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन समझ आया। मे भी आप लोगों को 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है उसमें या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। तो यू कैन राइट दीज पॉइंट्स। ओके, अब देखिए ये क्या है बेटा? दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसकी मदद से हम लोग सांस ले सकते हैं। जो भी डेली बेसिस पे अभी जो मैंने आपको इतने सारे प्रोसेस बताए, इस सिस्टम के बिना वो प्रोसेस कभी भी पूरे नहीं हो सकते। सबसे पहले हम इस सिस्टम के पार्ट्स को एक बार स्टडी कर लेते हैं। दिस सिस्टम स्टार्ट्स विद अवर नोज एंड अ लिटिल बिट फ्रॉम अवर माउथ। तो बोलोगे मैम माउथ इसमें कैसे आ गया? कई बार नाक बंद होती है, जुकाम वगैरह कुछ होता है तो मुंह से सांस लेते हैं ना, हम लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली एपिग्लोटिस है जहाँ, वहीं पे इसका पैसेज है जहाँ मैंने आपको बोला था वो सेपरेट आउट होती है। वहीं से एक तरफ आपकी विंड पाइप ट्रैकिया जाती है और दूसरी तरफ इसोफेगस। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, ये स्टार्ट विद योर, कलर थोड़ा चेंज करते हैं,
इट स्टार्ट्स विद योर नेजल कैविटी, इससे जरा दिखेगा नहीं भी, तो नेजल कैविटी से आपका जो है ये स्टार्ट होगा। उसके बाद आप देखिए इसमें आपके ब्रोंक्यूल्स आ जाएंगे, 2 लंग्स आ जाएंगे, दिस ट्रैकिया आ जाएगा, फिर इसके आपके लंग्स के अंदर एल्वियोली छोटे छोटे यहाँ पे बने होते हैं एल्वियोली, दिस इज ब्रोंक्यूल, और ये ब्रोंकाइज इसके साथ में अटैच्ड है, ये पूरा। अब हम इसको स्टडी करते हैं वन बाय वन कि आखिरकार ये क्या ही इंपॉर्टेंस जो है वो रखता है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी नेजल पैसेज से, और मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूंगी आपको इसका प्रोसेस भी समझाने की। व्हाट इज नेजल पैसेज? नेजल पैसेज इज हमारा नाक, ठीक है, और हमारा नाक क्या है, उसमें 2 नॉस्ट्रल्स है, वन इज एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। अब नाक क्या करता है, हम सांस लेते हैं बस उसमें हेल्प करेगा, और सांस छोड़ने में जो है वो हमारी हेल्प करेगा। देखिए आप सबने देखा होगा हमारी नाक के अंदर छोटे छोटे फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, टाइनी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो टाइनी हेयर्स क्या करते हैं बच्चे, हम दिन भर बाहर रहते हैं, धूल मिट्टी प्रदूषण इन सब से मतलब, और आजकल तो पोल्यूशन का लेवल आपको पता है कितना ज्यादा है। अगर ये सारा का सारा पोल्यूशन हमारे लंग्स में चला जाए तो डेली बेसिस पे हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। आपने देखा होगा कि जो लोग माइनिंग वगैरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक हाईवे के कंस्ट्रक्शन वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादातर वो लोग मास्क वगैरह वेयर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर धूल भी हमारे लंग्स में चली गई तो कई सारी डिजीजेस हो सकती हैं, फाइब्रोसिस वगैरह हो सकता है, बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है। तो सबसे पहले नेजल पैसेज में हमारे 2 नॉस्ट्रल्स आ जाते हैं। उसके बाद बच्चे जो फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे नोज में, ये फाइन हेयर्स आ जाते हैं जो हमारी नोज में प्रेजेंट होते हैं। अब फाइन हेयर्स का काम क्या है मैम? ये क्या करते हैं, उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। अगर आपको ये चीज कभी बारीकी से समझनी है तो आप क्या करिए, सुबह निकलिए घर से, स्कूल जाते हैं आप लोग, कहीं भी मतलब खेलने जाते हैं या कुछ भी, तो घर आके एक बार अपनी नाक को स्क्वीज आउट करना। जब आप अपनी नाक को स्क्वीज आउट करोगे तो आप देखोगे उसमें से म्यूकस के साथ डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप होके बाहर निकलेंगे। अब सोचो अगर वो सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स आपके लंग्स में चले गए तो वो कितना इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो म्यूकस और जो ये फाइन हेयर्स हमारी नोज में प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था, ये हमारी बॉडी को बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अलग अलग सोर्सेज से। तो जो ये फाइन हेयर्स होंगे ये क्या करेंगे भाई, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप आउट करेंगे। डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करेंगे, ये डस्ट पार्टिकल हमारे लंग्स में ना जा पाए, हमारे लंग्स में एंटर ना हो, उसका जो है ये प्रॉपर ध्यान रखेंगे। तो नाक का इतना सा काम है, डस्ट को ट्रैप करना और सांस लेना। उसके बाद आ जाते हैं बच्चे आपकी ट्रैकिया। ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। विंड पाइप यानी कि वो वाली पाइप जिसमें से आपका जो सांस है, जब आप सांस लेते हैं वो कहाँ ट्रांसमिट हो जाती है, सीधे आपके लंग्स में, ठीक है। तो उसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया के बाद आपके लंग्स आ जाते हैं। आपके पास ये पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, पेयर के अंदर आपके एल्वियोली, ब्रोंक्यूल्स, तो ये सब चीजें जो हैं मेन चीजें जो आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। अब थोड़ा सा एल्वियोली के बारे में बता दूं। एल्वियोली के ऊपर छोटी छोटी ना माइन्यूट ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। अब आप बोलोगे मैम सांस हमारी ऑक्सीजन कैसे बॉडी में पूरा का पूरा सप्लाई होती है, ये भी मैं अभी आपको आगे जो है वो समझा दूंगी। थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बना के जो है वो देखते हैं इस तरीके से, ऐसे करके समझिए। तो पूरा ऐसे समझिए, ये आपका ट्रैकिया है, ये एक लंग, ये दूसरा लंग, ये छोटे छोटे आपको ये कैविटीज दिख रही होंगी, ये आपको राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, दीज आर एल्वियोलीज। अब एल्वियोली का काम क्या होता है बच्चे, ये ना ऐसे छोटे छोटे बलून जैसे होते हैं, जैसे हम सांस लेंगे ये स्वेलअप हो जाएंगे, और जब हम सांस छोड़ेंगे ये रिलैक्स आउट हो जाएंगे। दिस इज डायफ्राग्राम, जो क्या करता है, रिलैक्सेशन और एक्सेलेशन और इनहेलेशन के समय हमारे लंग्स को एक्सपैंड और जो है वो उसको फ्लैसिड करने में जो है वो हेल्प करता है। आइए वन बाय वन अब हम इसको स्टडी करते हैं कि आखिरकार
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या? कहते हैं भाई the respiratory system is a biological system in animals and human responsible for gas exchange. It allows oxygen to enter the body and carbon dioxide to be expelled, which is essential for cellular respiration and energy production. क्या बताया हुआ है कि रेस्पिरेशन एक ऐसा एसेंशियल प्रोसेस है हमारी बॉडी का जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सांस लेके उससे पूरा बॉडी की एनर्जी डिराइव करके सारे प्रोसेसेस जो है उन चीजों को हम क्या कर सकते हैं बच्चे, करवा सकते हैं. दैट इज द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और ह्यूमन रेस्पिरेशन. आइए अब देखो क्या बताया हुआ है. सबसे पहले कौन कौन से ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेजल कैविटी. नेजल कैविटी क्या करता है बच्चे, ये वार्म अप करता है, वार्म करता है, मॉइस्चराइज करता है, उसके बाद फिल्टर करता है इनकमिंग एयर को. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या करेगा, जो भी इनकमिंग एयर आ रही है उसमें जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप होंगे उसको फिल्टर करेगा. फिल्टर किसकी मदद से करेगा, दीज फाइन हेयर्स जिसको हम सीलिया भी बोलते हैं. और म्यूकस क्या करता है, उस डस्ट पार्टिकल और कुछ छोटे मोटे पैथोजेंस को भी क्या कर देता है बच्चे, ट्रैप आउट कर देता है. देन आता है आपका बच्चे थ्रोट. और थ्रोट क्या है, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, एयर और फूड दोनों के लिए जो है कॉमन एक पैसेज होता है. अब इस कॉमन पैसेज में सेप्टा बने होते हैं, वो सेप्टा एपिग्लोटिस उसको कंट्रोल करती है. जैसे मैंने आपको बताया एक ईसोफेगस वाली साइड होती है और एक ट्रैकियल पोर्शन वाली साइड होती है. ये देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, नासोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स में डिवाइडेड होता है. ये हो गया बच्चे आपका जो ट्रैकिया वाली साइड होगी, और ये हो गया आपका ईसोफेगस वाली साइड, और ये तीसरा पूरा आपका जो आपका वो थ्रोट वाला पोर्शन है वहां पे. मूविंग टू योर नेक्स्ट स्लाइड. अब वॉइस बॉक्स. वॉइस बॉक्स बच्चे आपने सुना होगा जिससे हमारी वॉइस जो है वो प्रोड्यूस होती है. ओके ये जैसे एडोलेसेंट हिट होती है तो प्यूबर्टी के समय पे वॉइस का थोड़ा एनलार्ज हो जाता है, लेकिन गर्ल्स का जो है वो नॉर्मल ही रहता है. कहते हैं ये क्या करता है, ट्रैकिया के साथ में जो है वो कनेक्ट होता है. इसमें हमारे वोकल कॉर्ड्स हो जाते हैं जिससे हम साउंड प्रोडक्शन वगैरह जो है वो कर सकते हैं. इसी में एपिग्लोटिस भी होती है जो क्या करती है, फूड को प्रिवेंट करती है और एयरवे को अलग से जो है वो ट्रांसमिट होने देती है. देन कमिंग द ट्रैकिया और द विंड पाइप. ये एक ट्यूब होती है जो कार्टिलेजिनियस रिंग से बनी होती है. मैं आपको थोड़ी यहाँ बना के दिखाती हूँ. इट्स लाइक दिस, कुछ ऐसी ट्यूब होती है ये बाहर से इसके कार्टिलेजिनियस रिंग्स जो है ये आपको दिख रहे होंगे. इट कैरीज एयर टू द लंग्स, दैट्स व्हाई हम इसको विंड पाइप भी बोलते हैं. ये एयर को लेके जाती है लंग्स में, और ये सीलिया से लाइंड होती है. सीलिया बच्चे होते हैं छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे ये क्या करेंगे, इसमें से जो भी एक्सेसिव वेस्ट मटेरियल होगा उसको रिमूव आउट कर देंगे. देन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. ट्रैकिया जो है वो डिवाइड होते हैं एक या एक से ज्यादा ब्रोंक्यूल्स, और जो एंटर करता है लंग्स में. आपने वो देखा होगा, को दिखाती हूँ यहाँ पे. देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं बहुत सारे, ये अलग अलग यहाँ से भी आपको दिख रहे होंगे. दीज आर ब्रोंकाइल्स एंड ब्रोंक्यूल्स. ओके ठीक है. अब bronchi further divides into smaller bronchioles ensuring air reaches all parts of the lungs. अब ये bronchi का क्या काम होता है, ये बेसिकली इंश्योर करते हैं कि लंग्स के हर एक पार्ट में एयर पहुंचे ताकि वो एल्वियोली तक पहुंचे, और एल्वियोली क्या करे, उसको प्रॉपरली सप्लाई जो है वो कर दे. इतना आपको समझ आया बच्चे, इन सब का जो है वो इंपॉर्टेंस समझ आए. अगर लॉन्ग आंसर टाइप में आपको ये क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू राइट अबाउट ऑल दीज टर्म्स. फिर अब आते हैं मेन ऑर्गन्स के बारे में. कहते हैं कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जिसमें एल्वियोली होती है जहां पे गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है. गैसेस एक्सचेंज कौन सा, O2 एंड CO2, और एनर्जी किस फॉर्म में, ATP की फॉर्म में. अब राइट लंग 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग के 2 लोब्स होते हैं, जिसके साथ हमारा हार्ट भी जो है वो टच होता है. यू नो ना, एक तरफ राइट लंग है, एक तरफ लेफ्ट लंग है, और लेफ्ट लंग के ठीक सेंटर में हमारा हार्ट है. क्योंकि हार्ट का अगर हम फंक्शन देखें, आप जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे आप एक टॉपिक पढ़ेंगे बच्चे, डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन में आप ये देखेंगे कि हार्ट और लंग्स एक दूसरे से बच्चे इंटरकनेक्टेड होते हैं. लंग्स का काम हार्ट पे डिपेंडेंट है और हार्ट का काम लंग्स पे डिपेंडेंट है. ये दोनों एक दूसरे के बिना जो है वो काम नहीं कर सकते हैं. देन आते हैं आपके एल्वियोली. ये टाइनी एयर सैक्स होते हैं. सैक्स होते हैं ऐसे छोटे 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 ना, मतलब बलून टाइप स्ट्रक्चर्स जो कैपिलरी से सराउंडेड होते हैं. कैपिलरी होती है ये ब्लड कैपिलरी.
ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड होते हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट ऑफ द बॉडी। अब इसका प्रोसेस कैसे होता है मैं आपको एंड में एक पूरा इलॉबरेट करके बताऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा इजीली समझ आ जाए आगे। डायफ्रागम एक डोम शेप मसल होता है जो लंग्स के नीचे होता है। ये क्या करेगा, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, जिसकी मदद से हम लोगों को क्या मिल सकता है, प्रॉपरली मतलब लंग्स जो है वो इजीली एक्सचेंज आउट कर सकेंगे एयर को। देन फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या क्या फंक्शंस है हमने पहले भी पढ़ा, एक बार थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड CO2 इज एक्सपेल्ड। ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर एंटर करना और CO2 को बॉडी से बाहर निकालना, यानी कि वेस्ट चीजों को बाहर भी निकालना और बॉडी की एनर्जी को भी बनाना। देन ब्लड पीएच को रेगुलेट करना, एसिड बेस बैलेंस, क्योंकि CO2 लेवल को कंट्रोल करेगा तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी का पीएच जो है वो रेगुलेट हो जाएगा। देन वॉइस प्रोडक्ट्स का वॉइस जो है वो प्रोड्यूस करता है, एज वी नो दैट द वॉइस बॉक्स जो है वो ठीक यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वॉइस भी जो है वो भी क्या होगी, रेगुलेट होगी। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन किस फॉर्म में, अब ये चीजें तो आपको साथ साथ लर्न हो जानी चाहिए, म्यूकस की फॉर्म में, और छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट है इसमें जो ट्रैप कर लेते हैं डस्ट पार्टिकल्स को। और बहुत सारे रिफ्लेक्सेस हमारी बॉडी में करता है, जैसे कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, है ना, कई बार जुकाम वगैरह हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो ये सब चीजें हमको बोलते हैं ना लंग्स एयर आपके नोज से इफेक्टेड, आपका रेस्पिरेटरी पैसेज ही से जो है वो इफेक्टेड है। ओके अब मैं आप लोगों को इसका एक सिंपल थोड़ा सा मैकेनिज्म बताना चाहूंगी कि आखिरकार ये प्रोसेस होता कैसे है। ये प्रोसेस अगर आपको समझ आ गया तो आपको डबल सर्कुलेशन वाला प्रोसेस समझने में ना थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। देखो सबसे पहले मैं व्हाइट कलर ही चूज करती हूँ। एयर जो होती है, एयर, एयर को मैं यहाँ कंसिडर कर रही हूँ बच्चे O2। एयर एंटर करेगी एनवायरमेंट से लंग्स में, ओके लंग्स में वो एंटर करेगी, फिर जाएगी ट्रैकिया के थ्रू, कौन लेके जाएगा, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाइज लेके जाएंगे, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स लेके जाएंगे, ब्रोंक्यूल से वो पूरा का पूरा लंग्स में ट्रांसमिट होगी, और लंग्स में जो ट्रांसमिट होगी एल्वियोलीज में जाएगी, और एल्वियोली में हमको क्या पता है बच्चे, ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट है, और ब्लड कैपिलरी से वो कहाँ जाएगी, क्या चीज, ऑक्सीजन, ये याद रखना है आपने, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, हार्ट में। ओके अब हार्ट के हमको क्या पता है बच्चे, हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं, हार्ट के टोटल 4 चैम्बर है, 1 2 3 एंड 4। तो जो 2 चैम्बर्स होंगे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, और जो 2 चैम्बर्स होते हैं वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। वो हम इलॉबरेटली डबल सर्कुलेशन में पूरा पाथवे स्टडी करेंगे, पहले आप इसको यहाँ से नोट कर लो इसकी वर्किंग कैसी है। हार्ट से फिर वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से इसका लोअर वाली साइड ब्लड को पंप करेगा, और अरोटा के रास्ते ये पूरी बॉडी में अगेन कौन सा गैस, O2, O2 गैस जो है वो पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा बच्चे, ट्रांसमिट। और वैसे ही एक और प्रोसेस इसका दूसरी वाली साइड चल रहा होगा, लेकिन इस समय क्या होगा, वो CO2 को लेके आएगा, CO2 दोबारा से एल्वियोली जो है वो एब्जॉर्ब करेगी, और एल्वियोली फिर से उसको इसी रिवर्स प्रोसेस से ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, और ट्रैकिया से लंग्स, और लंग्स से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से हमारी बॉडी से हम क्या कर लेंगे, उसको रिमूव आउट कर लेंगे। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू एंड थैंक्स फॉर टुडे।